नेक्स्ट प्लीज। आइए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार कनौजिया। नीतीश शब्द का क्या अर्थ होता है? नीतीश शब्द का अर्थ होता है कि सर सही रास्ते का अनुयायी। सही रास्ते का अनुयायी। नीतीश जी, सही- आप जो है जी सर। शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर शिक्षक मेरा पैशन है और ऑलरेडी हमारे घर में अंकल शिक्षक हैं, तो उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। जो उनको समाज में जो इज्जत मिलता है, जो सम्मान मिलता है, और मैं बच्चों के प्रति कुछ करना चाहता हूँ सर। अच्छा। ये बताइए, एक अच्छे शिक्षक की क्या गुण होने चाहिए? सर एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं कि वो अपने समयबद्ध तरीके से अपने काम को कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार तरीके से करे, और जो बच्चों को पढ़ाने को जो ईमानदारी है और जो अच्छा सा ज्ञान जो एक बालक को वास्तविक जीवन से जो अलग बनाए, वो होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर, जो बच्चे को जीवन जीने की सही शैली सिखा सके। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जी सर। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को लेकर के क्या कहा गया है? कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा के लिए कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ में आ रहा है। क्या भारतीय संविधान की किसी अनुच्छेद में मातृभाषा को लेकर कुछ कहा गया? जी सर, 351 में। अनुच्छेद 351। जी सर। क्या भाषा का संबंध ज्ञान से है? जी सर। कैसे? भाषा खुद एक ज्ञान ही है, जो ज्ञान जो है वो भाषा में ही निहित है। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपको क्या लगता है प्राथमिक शिक्षा में फिजिक्स की क्या उपयोगिता हो सकती है? सर फिजिक्स की प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं, जैसे कि जो मतलब पूरा देखा जाए ओवरऑल तो विज्ञान का पूरा दैनिक जीवन में उपयोग है। क्या फिजिक्स पढ़ाया जाता है प्राथमिक शिक्षा में? जी सर, पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ाया जाता जी सर। है। आपको कहा जाए रिंग और सर्किल में क्या डिफरेंस? जी सर, रिंग जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और सर्किल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। और रिंग जो है वो सर्किल को हम काट के रिंग बना सकते हैं सर, और रिंग जो क्षेत्रफल घेरता है, और जो सर्किल होता है वो आयतन घेरता है। क्या सर्किल 3 डायमेंशन है? नहीं सर, अभी आपने कहा है। नहीं सॉरी सर। जी सर। ठीक है, ये बताइए तो- कि जैसा सर बता रहे थे, पूछ रहे थे, जी सर। 3 डायमेंशन होने के लिए और 1 डायमेंशन होने के लिए क्या शर्तें होती हैं? 3 डायमेंशन होने के लिए कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जी जी। जी सर। और 1 डायमेंशन? 1 डायमेंशन में सर ऊंचाई नहीं होती है सर, लंबाई और चौड़ाई। क्या सर्किल में तीनों डायमेंशंस हैं? नहीं, 1 डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई होता है। जी सर। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, मान लीजिए किसी आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा भी है जी सर। जो पढ़ाना नहीं चाहता है, आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए? सर वो पहले तो उसको शिक्षा के बारे में उसको महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे, मतलब शिक्षा की उपयोगिता उसको दैनिक जीवन में बताएंगे, उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे। क्या है उपयोगिता शिक्षा की जाने के? शिक्षा की अगर शिक्षा न हो तो मानव पशु के समान है सर, और दैनिक जीवन में शिक्षा की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं सर। अच्छा, आपकी रुचि क्या है? हमारी रुचि है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और खेल में देखा जाए तो सर क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना पसंद है। अच्छा, आपकी क्लास में मान लीजिए कोई ऐसा आलसी बच्चा हो, जी सर। तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? आलसी बच्चा हो अगर आलसी बच्चा है तो सर उसको पहले उसके कारण जानेंगे कि वो पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहा है। अगर उसके कारण का हम पता लगा लेते हैं तो उस पर उपचार वाला हम शिक्षा प्रदान करेंगे सर। अच्छा,
आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको और लोगों से भिन्न करती है? जी सर, हम बच्चों को जो पढ़ाने के समय उनके दैनिक जीवन से उपयोग करके उस विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनको उस जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उनके दैनिक जीवन में कैसे उपयोग है इसके बारे में पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद से उनको शिक्षा के बारे में। हिंदी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? जी सर, हिंदी हमारी राजभाषा है, जो हिंदी में हम बोलचाल जो भी कागजी कार्रवाई जो भी है हम हिंदी में ही करते हैं और हिंदी से ही हम भाषा का ज्ञान सीखे हैं सर। दसमलव को डिफाइन करने की बात किया जाए तो कैसे डिफाइन करें? दशमलव को सर डिफाइन करें उसके किस मान तक पहुंच रहा है, जैसे कि 1/10 है तो 10वां भाग, इस तरीके से सर। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफाइन करने की बात किया जाए, फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करें? फ्रैक्शन सर किसी भी वस्तु में कितना है और कितना भाग, जैसे ऊपर जो होता है वंश और नीचे जो हर है, जैसे हम इस एग्जांपल ले लें कि एक बोतल है, ठीक है, तो इसमें कि 5 भाग पानी भरा है और जो एक बोतल है उसमें 5 भाग पानी भरा है, 2 भाग खाली है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब भारतीय इतिहास में 3 गणतज्ञों का नाम बताएं। रामानुजाचार्य, आर्यभट्ट और श्रीधराचार्य। अच्छा, ये अभी सर जो है गणित की चर्चा कर रहे थे आपसे, जी सर। तो 10वां और 11वां 100वां इसकी बात हुई, तो क्या किसी का कक्षा में ये पाठ्यक्रम है आपका पढ़ाने का? क्या एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 10वां एवं 100वां भाग नामक कोई चैप्टर है? जी सर। किस कक्षा में? क्लास 2 में। क्लास 2 में। जी सर। अच्छा, गणित से ही अगर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछें जी सर। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र से बच्चे हैं, जी सर, जो 69, 79 और 89 में मूलतः अंतर नहीं समझ पाते, तो आप उनको कैसे इन तीनों अंकों में अंतर समझाएंगे? जी सर, उनको पहले हम शुरू से ही गिनती गिनना सिखवाएंगे कि गिनती गिनने का तरीका क्या होता है, सही तरीका अगर मैंने बता दिया उनको, फिर उनमें जब अंतर हम करेंगे कि 79 क्या है 89 क्या है, तो उसके बाद से सर। और 1000 को अगर ढाई और इकाई में बोलने की बात किया जाए तो कैसे व्यक्त करेंगे? 1000 को जी, मतलब समझ नहीं रहे सर कैसे बोल। 1000 को दहाई और इकाई में व्यक्त करना है, जी सर। तो कैसे व्यक्त करेंगे? सैकड़ा हो जा रहा है ना सर। जैसे हम लोग कहते हैं 12 को हम लोग कह देते हैं कि 2 दहाई 1 इकाई, 12 को आप कहते हैं 1 दहाई 2 इकाई। एक दहाई 2। उसी प्रकार से आप 1000 को कैसे दहाई और इकाई में व्यक्त करेंगे? पहले तो उनको हम स्थानीय मान के बारे में ज्ञान कराएंगे, जो स्थानीय मान इकाई नहीं, आपको बताना होगा, कैसे आप बताएंगे? 100 दहाई 0 इकाई, 100 दहाई 100 दहाई मीन्स 100 into 10, तो सर 100 into 10। 100 में कहाँ दहाई होगा, 100 में तो सैकड़ा हो नहीं, जाएगा। दहाई 100 होगी ना उसमें, तभी तो 100 into 10 करोगे तो 100 दहाई। आजकल तो ट्रेंड हो गया, बड़े बड़े मानों को आप सैकड़ों में हजार बोल सकते हैं, जैसे 100,000 करोड़ रुपए, यानी अरबों रुपए को जी सर। आप करोड़ में बोल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 100 को कहा जाए दहाई का इम्पैक्ट करना, तो 10 दहाई 0 का। 0 इकाई, ठीक है। इसी प्रकार से आप 1000 को भी व्यक्त कर सकते हैं, 100 दहाई 0। अच्छा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं, जी सर। तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और भाषा शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण रोल है, जी सर। तो इसको आप कैसे इस रोल को अदा करेंगे एक शिक्षक के? सर क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरे पूछने का मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में हुई है, तो आप बच्चे को हिंदी कैसे पढ़ाएंगे?
सर ऐसा नहीं है कि हमने ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया तो हमको भाषा का ज्ञान नहीं है, और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए भाषा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, और भाषा के ज्ञान भी रखते हैं सर। भाषा शिक्षण की किसी इन्हीं 2 विधियों के बारे में बताएंगे आप? भाषा शिक्षण की 2 विधि, जी सर। बताएं। एक व्याख्यान विधि है जो सबसे प्राचीन विधि है, और एक देखो और कहो विधि है। व्याख्यान विधि के क्या दोष हैं? व्याख्यान विधि का दोष ये है सर कि बालक जो है वो नीरस हो जाता है, उसमें शिक्षक एक्टिव रहता है, ना कि बालक एक्टिव रहता है। जब बालकों को शिक्षित करने का उद्देश्य क्या है? बालकों को शिक्षित करने का उद्देश्य है कि वो अपने मूल जीवन में अंतर करना सीख सके, और वो अपना जीवन एक आदर्श व्यक्ति के रूप में व्यतीत कर सके। क्या शिक्षित होने पर ही आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है व्यक्ति? भारतीय इतिहास में बहुत सारे महापुरुष कबीरदास शिक्षित थे। तो सर शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल से ही जुड़ें, शिक्षा का मतलब ये है कि आप मूलभूत इकाइयों को पहचानें, जीवन जीने की शैली को जानें, और ये ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही शिक्षित किया जाता है, हमारे घर परिवार समाज से ही शिक्षा मिलता है सर। अच्छा, आप KVS ज्वाइन करना चाहते हैं? जी सर। KVS की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963 में। KVS किन क्षेत्रों में काम करता है? सर क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब KVS किस क्षेत्र में कार्य करता है? KVS में जो है वो प्राइमरी से लेकर और इंटरमीडिएट तक जो स्कूल हैं उसको संचालित करने का कार्य करता है। जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा? हाँ जी सर। अच्छा, एक NVS विद्यालय आता है, जी सर। तो NVS विद्यालय और KVS विद्यालय में क्या? जी सर, NVS और KVS विद्यालय में मूलभूत ये है कि जो NVS है वो प्राइमरी नहीं होती है, वो मतलब कक्षा 1 से नहीं होती है, वो क्लास 6 से होती है, जो जवाहर नवोदय इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, और KVS में ऐसा नहीं है सर। KVS क्लास 1 से ही चलता है सर। अच्छा, मिड डे मील योजना को प्राथमिक शिक्षा में शुरू किया गया। जी सर। ये व्यवस्था कब आई भारत में? मिड डे मील की 15 अगस्त 1995 में आई, और इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे क्लास से चले जा रहे थे इंटरवल में, उनको रोकना था सर, और बच्चे को अगर बच्चे स्वच्छ रहेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। एक प्रश्न और जो इन लोगों से जानना जरूरी है, सरकार की केंद्रीय विद्यालय स्थापना का उद्देश्य क्या था? सरकार ने किस उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की? चलिए ठीक पता है है। आपको? लेकिन ये है कि आप बताएंगे कि सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की थी सर, उनके निम्न उद्देश्य हैं। जैसे कि देखा जाए कि जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो एक स्टेट से, जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो NCERT पैटर्न विद्यालय में लागू हुआ है सर, तो वो एक समयबद्ध तरीके से चलता है। जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ यूपी में अगर क्लास 5 में पढ़ रहा है तो क्लास 3 चैप्टर जनवरी में चल रहा है, तो अगर वो तमिलनाडु में भी जाएंगे तो लमसम वही क्राइटेरिया मिलेगा कि क्लास 3 में ही चल रहा है, और सिलेबस सर सेम रहेगा, और ठीक। ठीक सर, जा सकते हैं। थैंक यू सर।